हेलो एवरीवन, आज हम आपको दिग्दर्शिका पढ़ाएंगे। दिग्दर्शिका ये एक बुक है। ये क्रिया शारीर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान बताए गए हैं मेद और जघन। ठीक है, अस्थि वाहनम स्रोतसाम मेदोमूलम जघन्नम च। ये चरक विमान 5/7 का श्लोक बताया गया। आहार की परिभाषा यहाँ पे बता रखी है। जो द्रव्य निगला जा सकते हैं उसे आहार कहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों को जो निगलने की क्रिया जिसमें समान हो तो उसे आहार कहते हैं। और आहार को त्रयोपस्थम में श्रेष्ठ माना गया है। इसी को इन्होंने जो हिंदी बताई है उसी का संस्कृत बता रखा। आहार्यते गलाद अधनीयते इति आहारा, मतलब जो गले से नीचे उतर जाती है उसको आहार माने हैं। फिर दोष के प्रकार बताए रखे हैं यहाँ पे। दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में आता है वात पित्त कफ, मानसिक दोष में आता है रज और तम। ठीक है, सत्व को मानसिक दोष नहीं माना है क्योंकि ये अविकारी और विशुद्ध है, और क्योंकि ये मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं करता, इस वजह से सत्व को दोष में नहीं माना गया है। फिर यहाँ पे एक श्लोक आता है। श्लोक इम्पॉर्टेंट है। वायु पित्तम कफशोक्ता शारीरो दोष संग्रह। ठीक है, मानसा पुनर्दुष्टो रजितम एवच। तो चरक सूत्र 1/57 का श्लोक है। फिर आता है पूरा सरणी गति, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में बताया गया है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है। पेरिस्टाल्टिक इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक को बता रखिए ये वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि जीआई ट्रैक्ट में मसल फाइबर के द्वारा होती है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्शन की वेव आती है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन की वेव आती है। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में ये ट्रैवल करता है आपके माउथ से एबोरल डायरेक्शन में। ठीक है, माउथ से दूर। बाय दिस टाइप ऑफ मूवमेंट द कंटेंट आर प्रोपेल डाउन अलॉन्ग द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि जो कंटेंट होता है ये जीआई ट्रैक्ट से आगे प्रोपेल डाउन करता है। ठीक है, आगे जाता है। फिर वेंटिलेशन बता रखा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज साइक्लिक प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन से क्या समझते हो? वेंटिलेशन जो है मतलब एयर का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पे फ्रेश एयर एंटर हो रहा है लंग में, और इक्वल अमाउंट ऑफ जो एयर है वो लीव लंग से बाहर जा रहा है। ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर मूविंग इन और आउट ऑफ द लंग पर मिनट। ठीक है, पर मिनट के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज या कितने अमाउंट या कितने ml ऑफ जो एयर है वो बाहर जा रही है। नॉर्मल पल्मोनरी वेंटिलेशन बता रखा है 6000 ml पर मिनट। फिर आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, वही होता है आपका रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, नॉर्मली बता रखा है -65 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट। शरीर और शारीर में भेद बताया गया यहाँ पे। तत्र शरीर नाम। ठीक है, शरीर को बता रहे हैं। शरीर क्या है? एक चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायकम संयोग वाही। ठीक है, शरीर जो है ये चेतना का अधिष्ठान है। शरीर जो है इसी शरीर में चेतना रहती है, मतलब आत्मा रहती है। और ये और पंचमहाभूत जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इनके विकार जो है पंच तन्मात्राएँ जो बता रखी है, इन सब का समुदाय अगर सम मात्रा में हो तो तब जाके ये शरीर बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में ये बता रहे हैं जो आत्मा का अधिष्ठान है, पंच महाभूत विकारों के संयोग से निर्मित है, जैसे मैंने आपको बताया, और आंतर और बाह्य क्रियाएं सम्यक भाव से चल रही है, उसको शरीर कहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है। जिसका निरंतर शरण होता हो, मतलब जिसका हमेशा कैटाबोलिज्म होता हो, जो परिवर्तनशील हो, जो निरंतर चेंजेबल हो। ठीक है, इंटरचेंजेबल, जिसमें विकास एवं क्षय दोनों क्रियाएं होती है, जिसमें मतलब ग्रोथ भी हो रही है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, यही शरीर होता है। ठीक है, फिर शरीर में बता रखा है शरीर विज्ञान के विषयों का विवरण जिस शास्त्र में प्राप्त होता है उसे शारीर कहते हैं। ठीक है, जिस शास्त्र में प्राप्त होता है उसको शारीर कहते हैं। ठीक है, रचना मतलब एनाटमी और क्रिया मतलब फिजियोलॉजी, दोनों शास्त्र का बोध हो जाता है इससे। फिर यहाँ पे क्रिया काल के बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है, क्रिया काल इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है। क्रिया काल में क्रिया और काल दो शब्द से ये मिलकर बना है। ठीक है, काल के 2 प्रकार बता रखे हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक मतलब जो हमेशा बना रहता है, अवस्थिक मतलब अवस्था के अनुसार या रोग के अनुसार। क्रियाकाल में क्रिया शब्द चिकित्सा सूचक है। ठीक है, तो क्रियाकाल में ये बता रहे हैं जो क्रिया है इसका मतलब है चिकित्सा, मतलब हमें चिकित्सा करनी है। क्रिया के उपाय हैं जिनके द्वारा विषम दोष समवस्था में लाए जाते हैं। क्रिया का मतलब है कि कोई उपाय, ठीक है, कोई युक्ति जिसकी वजह से जो विषम दोष है हमें उसे सम अवस्था में लाना है। क्रियाकाल का तात्पर्य बता रखा है चिकित्सा की दृष्टि से वैकृत रूप से वृद्ध वातादि दोष। ठीक है, वैकृत रूप से जो वातादि दोष विकृत रूप से
संचय, प्रकोप या प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था, ये सारी चीज़ें क्रियाकाल के अंदर आती है। इस प्रकार 6 संचय आदि अवस्थाएं क्रिया के लिए उपस्थित है, अर्थात वातादि दोष की इन अवस्थाओं में चिकित्सा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं वातादि जो दोष है इन अवस्थाओं में चिकित्सा करनी चाहिए। संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम च भवेद विषय। देखिए, ये संचय, प्रकोप, प्रसर के बारे में बता रखा है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद, ठीक है, व्यवस्था भेद, इस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भेद बता रखे हैं। इस प्रकार क्रियाकाल के ज्ञान द्वारा विषम दोषों को समावस्था में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर एकादश इंद्रियों के नाम बता रखे हैं। 2 टाइप के होते हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ठीक है, 5 टाइप की ज्ञानेंद्रिय बता रखी है, दर्शन, श्रवण, घ्राण, रसेंद्र, स्पर्शेंद्रिय। कर्मेंद्रिय बता रखी है जिसमें से हम कर्म कर सकते हैं, हस्तपाद, गुद, उपस्थ, वाकेंद्रिय। ठीक है, एक मन को भी उपेंद्रिय माना गया है। इसका श्लोक बता रखा है, श्रोत्रक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, अध्वस्तोपस्थम, पायुपादम, मासानासिति, तत्र पूर्वाणि पंच बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पंच कर्मेंद्रियाणि, उभयात्मकम मनः। ठीक है, विटामिन B12 के प्राप्ति के स्रोत बता रहे हैं कि विटामिन B12 हमें हमेशा कहाँ से मिलता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी। ठीक है, विटामिन B12 जो है इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट्स और वेजिटेबल, ये प्लांट और वेजिटेबल में नहीं मिलता है। ये रिचली फाउंड इन, सबसे ज़्यादा ये लिवर में मिलता है। ठीक है, एनिमल लिवर, किडनी, एग, मीट एंड मिल्क। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द इलियम एंड स्टोर्ड इन लिवर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इलियम से और स्टोर होता है लिवर में। डेली रिक्वायरमेंट बता रखा है 10 mg। ठीक है, mg, ग्राम नहीं। फिर आता है निष्ठा पाक। निष्ठा पाक इम्पॉर्टेंट है, ये भी विपाक। ठीक है, विपाक के अंतर्गत ही निष्ठा पाक आता है। आहार के पचने के पश्चात उसका सार अंश का अभिमंत्री द्वारा अवशोषण हो जाता है। शोषण होने के पश्चात इस अन्न रस में जो परिवर्तित होते हैं उसे निष्ठापाक या विपाक कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि आहार के पचने के पश्चात, ठीक है, आहार पचने के टाइम पे जो सार अंश बनता है उसका अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसी अवशोषण में भी जो परिवर्तन हो रहा है तो इसी को ये निष्ठापाक कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक है, जठारेण अग्निनाम युगादुदेति रसांतरम रसानाम परिणामांते साविपाक इति स्मृता। यह अष्टांग हृदय सूत्र का 9/20 का श्लोक है। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण यहाँ पे बता रखे हैं, रस के अकॉर्डिंग विपाक बता रखे हैं। जो मधुर रस हम खाएंगे या लवण रस हम खाएंगे तो इसका विपाक हमेशा मधुर ही होगा। ठीक है, अम्ल का हमेशा अम्ल होगा, कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक होगा। तो जो हमने श्लोक पढ़ा था इसी को ये डिफाइन कर रहे हैं, जठराग्नि के संयोग से पाक हो चुकने के पश्चात। ठीक है, जठराग्नि का संयोग हो गया आहार के साथ और उसका पाचन हो गया। ठीक है, पाचन के बाद ये बता रहे हैं आहार औषध द्रव्यों में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हमने तो खाया, फिर उसके बाद जो अन्य रस उत्पत्ति हुई है, मतलब इसके अलावा कोई जो दूसरा रस बन रहा है तो उसी को विपाक कह रहे हैं। ठीक है, यह विपाक जन्य नवीन द्रव्य और उसकी नवीन रस पाचकने की आहार पर अंतिम क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। पाकांत में होने के कारण इसे अरुणदत्त ने निष्ठा पाक कहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पाक के अंत में होता है ये, तो इस वजह से जो अरुणदत्त है इन्होंने इसको निष्ठा पाक कहा हुआ है। दोषज प्रकृति के भेद। ठीक है, दोषज प्रकृति के भेद बता रखे हैं, वातज, पित्तज, कफज, समदोषज, द्वंद्वज, वातपित्त, पित्त कफ और वात कफ। ठीक है, वातज वाला बता रहे हैं हीन, पित्तज वाला मध्यम, दोषज प्रकृति वाला होता है और कफज वाला उत्तम बता रखा है। ठीक है, समदोषज वाला उत्तम माना हुआ है, मतलब वात, पित्त, कफ तीनों जिसमें बैलेंस कंडीशन में हो, और द्वंद्वज जो प्रकृति है उसको निंदनीय मानी है। ठीक है, सप्त प्रकृतियों भवन्ति दोषा पृथक द्विषय समस्तैश्च। ठीक है, फिर अब यहाँ पे श्वास अवरोध बता रहे हैं। श्वास अवरोध मतलब एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। ठीक है, एस्फेक्सिया जो कंडीशन होती है इसमें कॉम्बिनेशन होता है, हाइपोक्सिया भी हो जाता है, मतलब आपके ऑक्सीजन ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, यूजुअली माउंटेनियरिंग की कंडीशन में होता है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं। ठीक है, यूजुअली पहाड़ी जो लोग होते हैं उनमें। हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया का मतलब है इंक्रीज्ड ब्लड CO2 लेवल, मतलब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपरकैप्निया बोलते हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयर पैसेज में, उसकी वजह से हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ एस्फेक्सिया डेवलप इन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस बता रखे हैं। ठीक है, जिसमें ये एस्फेक्सिया हो रहा है आपका। एक स्टेज ऑफ हाइपरकैप्निया, स्टेज ऑफ कन्वर्जन, स्टेज ऑफ कोलैप्स। ठीक है, HCC करके आप इसको याद कर सकते हो।
ठीक है। स्टेज ऑफ हाइपरकैप्निया, इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 1 मिनट। ठीक है, ये एक्सटेंड होता है 1 मिनट से, ये मतलब ये सिर्फ 1 मिनट तक रहता है। ब्रेथिंग बिकम डीप एंड रैपिड। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही लंबी गहरी सांसें लेगा और जल्दी जल्दी लेगा। फॉलोड बाय डिस्निया। ठीक है, डिस्निया भी होगा, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब ऐसा मान सकते हो कि आपकी जो उसकी ट्रैकिया है या ब्रोंकियोल्स है वो एकदम कोलैप्स हो गई है, एक दूसरे के साथ चिपक गई है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ साइनोसिस भी मिलता है। साइनोसिस मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिंगर्स, हाथ पैरों के फिंगर्स जो होते हैं उसके ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर है आई बिकम मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, आँखें उसकी एकदम बाहर आ जाती है। आपने गंभीरा हिक्का में पढ़ा होगा, तो मतलब जोर जोर से सांस लेने वाला, तो ये कंडीशन हाइपर एपनिया वाली कंडीशन है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन बता रहा है। कन्वर्जन मतलब उसको अनकंट्रोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाय द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स का मतलब यही है, जैसे जो भी लोग होते हैं उनको दौरे पड़ जाते हैं तो हाथ पैर इधर उधर सॉरी, हाथ पैर इधर उधर मारते हैं, तो यही कंडीशन है आपकी कन्वर्जेंस की, अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट लास्ट फॉर लेस देन 1 मिनट। ठीक है, ये 1 मिनट से भी कम में रहता है, ये याद रखना। जो हाइपर एपनिया की कंडीशन है वो 1 मिनट तक रहती है, कन्वर्जेंस की 1 मिनट से कम रहती है। इसमें क्या कंडीशन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पर्सन बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, जो इंसान होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है, और प्यूपिल्स जो होती है उसकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे पुतलियाँ बोलते हैं ना, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, इस टाइप का। फिर आता है स्टेजेस ऑफ कोलैप्स। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कोलैप्स, ये कोलैप्स जो है ना ये ज़्यादा टाइम तक रह रही है। ठीक है, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक ये रह रही है। इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस भी हो रहा है, डिसअपियर, प्यूपिल्स आर डायलेटेड। इसमें प्यूपिल्स जो होते हैं पूरी तरह डायलेट हो जा रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह विस्तारित हो जा रहे हैं। हार्ट रेट इज़ रिड्यूस, हार्ट रेट इसमें कम हो जाएगा। ऑल द रिफ्लेक्सेस आर एबॉलिश्ड। ठीक है, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कुछ भी नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, एकदम पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस्पिंग अकर विद द ओपनिंग ऑफ माउथ, मतलब पेशेंट इस वाली कंडीशन में तो वो मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेगा, ऐसे लगेगा कि सांस नहीं आ रही है। ठीक है, फाइनली डेथ अगर, तो ये कंडीशन जो होती है फाइनली डेथ से पहले ही स्टेज ऑफ कोलैप्स की कंडीशन होती है। ठीक है, अब वात दोष की वृद्धि के लक्षण आते हैं। वात वृद्धि होने पर वाणी में कर्कशता, त्वचा में रूक्षता, कृशता, वर्णता, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें श्लोक का याद ही करना ज़्यादा ठीक रहता है। वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्शम कार्ष्ण्या गात्र स्फुरणम उष्ण कामित्वम निंद्रानाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वत्वम च। ठीक है, मतलब वात वृद्धि होने पर वाक पारुष्यता मतलब बहुत ड्राइनेस आ जाएगी, तीखी लगेगी हमें उसकी आवाज़। ठीक है, कार्श्यता बहुत दुबला पतला हो जाएगा इंसान। कार्ष्ण्या मतलब कालापन, उसके चेहरे में एकदम कालापन हो जाएगा। आपने देखा होगा जो रेस्पायरेटरी से रिलेटेड हैं या जिनको वात व्याधि रहती है तो उनका चेहरा एकदम डल हो जाता है। ठीक है, गात्र स्फुरण, उनको ऐसा लगता है कि कोई चींटियाँ चल रही है, इस टाइप का। ठीक है, उष्ण कामित्व, उनको गर्म खाने की इच्छा होती है। निंद्रा नाशो मतलब नींद बहुत कम आती है। अल्प बलत्व, ठीक है, बहुत कम बल में रहता है। और गाढ़ वर्चस्व तो मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इन ऐसे जिनके वात की वृद्धि हो गई है। फिर आते हैं अग्नि के प्रकार। अग्नि के प्रकार 13 टाइप की अग्नियाँ बता रखी है। पाचक अग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि। ठीक है, शरीर के बल से पाचक अग्नि 4 प्रकार की बता रखी है। समग्नि, विषमग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। ठीक है, समग्नि जो है सम्यक प्रकार से खाए हुए भोजन को जो ठीक प्रकार से पचा देती है उसको सम्यक अग्नि कहती है। ये तीनों दोषों को साम्य अवस्था में रहती है। फिर आता है विषम अग्नि। ये अग्नि जो होती है ये कभी कभी अन्न को ठीक ढंग से पचा लेती है, कभी बिल्कुल भी नहीं पचाती है, कभी एकदम अफारा हो जाता है, उधर शूल, मलावरोध, अतिसारी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फिर आता है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि जो है इसमें जो अग्नि है ना ये अधिक सेवन किए गए अन्न को ये बहुत जल्दी पचा देती है। ठीक है, और इतने जल्दी पचा देती है मतलब पित्त इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है। पाचन क्रिया के पश्चात गले, तालु, कोष्ठ, शुष्कता, दाह और संताप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मतलब सब कुछ पचा देती है तो सब कुछ सूखने लग जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सब कुछ सूखने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फिर बता रहे मंदाग्नि। ये मंदाग्नि जो होता है अगर हम कम भी खाएंगे ना तो तब भी हमारे खाने को नहीं पचाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है उदर में भारीपन होता है, खांसी होती है, श्वास वमन, अंगों में अवसाद। ठीक है, अंगों में अवसाद का मतलब है कि पेन रहता है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कफ की अधिकता से होता है मंदाग्नि। और तीक्ष्ण अग्नि पित्त की अधिकता से। विषम अग्नि मतलब अग्नि विषम हो रखी है। अब यहाँ पे बताते हैं आहार परिणामगर भावों का वर्णन। आहार का पाक अग्नि एवं पाचक पित्त से होता है। अग्नि की पाचन में प्रमुखता होने के कारण अन्न द्रव्य का पाचन जो भी सहायक होता है उसे परिणामकर भाव कहते हैं।
मतलब आहार का पाचन हो रहा है, एट द एंड ऑफ द उसमें क्या बन रहा है, आहार परिणाम कर भाव, अलग अलग भाव की वजह से आहार का जो होता है परिणामन होता है, चेंज, आहार जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, अर्थात आहार के उसके परिणाम अर्थात सम्यक पाचन के पश्चात उत्पन्न आहार रस तक पहुँचने में जो भी कारक होते हैं उन्हें आहार परिणाम कर भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रखा ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग। ठीक है, ऊष्मा, अगर हम गरम गरम खाना खाएंगे तो वो खाना एकदम अलग तरीके से पचता है, ठंडा खाते हैं तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है वायु, वायु भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल वो करती है, क्लेद म्यूकस या चायम वगैरह में कन्वर्ट करती है जो खाने को, स्नेह है। ठीक है, ये सारी चीज़ में आ गई काल, मतलब टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम बता रखा है, 3 घंटे में सारा खाना पाचन हो जाता है। ठीक है, संयोग, संयोग का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से काम करेगी तो ये इनका संयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ श्लोक दे रखे हैं, अन्नम आदान कर्मा तो प्राणम कोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रव्य अभिभिन्न संघातम स्नेहने मृत्युतागतम समानेन अवधूयतो अग्निर उदया परमनोदया काले भुक्तम समम सम्यक पच्यत आयु विवर्धते। ये चरक चिकित्सा 15 का श्लोक बता रखा है। ठीक है, अन्नम आदान कर्मा तो, आदान मतलब अन्न को लेने का कार्य कौन करता है, प्राणवायु करता है, और प्राणवायु कोष्ठ में लेके जाता है। ठीक है, फिर भी ये बता रहे हैं कि जो अन्न है उसका द्रव और अगर वो उसका संघात, ठीक है, द्रव अन्न भिन्न संघात, ये सारे 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 स्नेहन मृदुता, ये सारी चीज़ें आमश्य में होती है। ठीक है, समानेन अवधूयतो अग्निर उदया पवनोदया। ठीक है, समानेन अवधूयतो मतलब समान वायु के बारे में बता रहे हैं ना, समान वायु के बारे में बता रहे हैं, ये अग्नि को उदीर्यन करती है, मतलब अग्नि को बढ़ाती है। काले भुक्तम सम्यक अपचयत आयु विवर्धते, इसका मतलब बता रहा कि अगर हम काल के साथ मतलब टाइम पे अगर खाना खाते हैं तो सम्यक तरीके से पचन हो जाता है और इससे आयु की वृद्धि होती है। ठीक है, ऊष्मा हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें पाचक अग्नि, पाचक पित्त की ऊष्मा, पाक नाड़ी का ताप एवं पाक कर्म के लिए आवश्यक ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है ये पाक नाड़ी, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, तो इसमें ये बोल रही है कि एनर्जी कलेक्ट कर रही है ताकि आहार को अच्छे से पचा सके। कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एक एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार बर्तन में रखे चावल जल को नीचे से दी हुई अग्नि पर पका देती है। ठीक है, अगर बर्तन में हमने चावल डाला है और उसके नीचे अग्नि जला दी तो खाने को अच्छे से प्रकार पचा देती है। ठीक है, उसी प्रकार ये पाचक अग्नि के बारे में बता रहे हैं, मुख से पाचन आमाशय पर्यंत अन्न को पचाकर रस तथा मल में परिवर्तित करती है। ठीक है, इसी प्रकार जो आहार है वो पाचक अग्नि में मतलब पच्यमान आशय में जाके पाचक अग्नि के द्वारा उसका पाक होके वो सार और किट में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर ताप में मंदता होगी तो खाना भी जो होगा मंद तरीके से पचेगा। ठीक है, फिर वायु वाला जो आता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।